नमस्कार, मैं हूं शालिनी राणा। टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। शुरू करेंगे टॉप अपडेट। दिल्ली में रेड फोर्ट के पास 10 नवंबर को हुए भीषण विस्फोट की जांच में बड़ा खुलासा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बुधवार देर रात पुष्टि की है कि विस्फोट से लदी Hyundai i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी ही था। कार के मलबे से मिले जले हुए शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से 100% मैच कर गया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि आतंकी उमर ने ही दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हुए थे। पुलवामा के संबूरा निवासी उमर के परिजनों से पूछताछ में उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे, जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवशेषों से मैच कर गया। इससे स्पष्ट हो गया कि उमर ही कार चला रहा था। लखनऊ से पकड़े गए डॉक्टर परवेज अंसारी की गाड़ी को आज स्थानीय पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। कल एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने आईआईएम रोड मुताकिपुर स्थित परवेज के मकान पर की थी रेड। वहीं घर के बाहर डॉक्टर परवेज की कार बाहर खड़ी थी। आज मडिया गांव पुलिस ने गाड़ी को उठाया और पुलिस द्वारा डॉक्टर परवेज की कार को मडिया गांव थाने लाया गया। डॉक्टर परवेज के घर के पास सन्नाटा पसरा। मडिया गांव थाना अंतर्गत मुत्कीपुर में कल एटीएस और जम्मू कश्मीर की टीम ने मारा था छापा। मडिया गांव थाने पर लाई गई डॉक्टर परवेज की कार। 15 नवंबर को झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय दिवस मनाया जाएगा। इस उत्सव के दिन भाजपा द्वारा राजधानी रांची और खूंटी में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी सिलसिले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रांची स्थित भाजपा केंद्र कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड राज्य निर्माण की गाथा में एनडीए सरकार के योगदान पर प्रकाश डालते हुए ये बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार झारखंड राज्य के निर्माण की तिथि बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर घोषित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में शहरी विकास, वित्त, आपदा प्रबंधन व नियोजन सहित कई विभागों के विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत धराली में बादल फटने व प्रदेश में अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलने वाली राहत राशि में इजाफा करते हुए 5 लाख देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ कृषि विभाग के अंतर्गत मधु ग्राम योजना में किसानों को केंद्र से मिलने वाली 29 लाख बकाया धनराशि अब राज्य सरकार देगी। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली और सैनिक कल्याण मंत्री दीपेंद्र चौधरी ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी दी। देहरादून में आबकारी विभाग की टीम ने नकली शराब के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। हरावाला क्षेत्र में हुई छापेमारी में लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है और एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जबकि दूसरा फरार बताया जा रहा है। आबकारी विभाग की टीम ने नकली शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त प्रेरणा बिष्ट के निर्देशन में की गई इस रेड में टीम को करीब 2 लाख रुपए की अवैध शराब मिली है। कार्रवाई के दौरान टीम ने 24 बोतल ब्लेंडेड स्प्राइट, 120 बोतल रॉयल स्टैग और 144 कैन बडवाइजर बियर बरामद की। विभाग की जांच में सामने आया कि ये शराब फॉर सेल इन चंडीगढ़ ओनली मार्क की थी, जिसे देहरादून में अवैध रूप से बेचा जा रहा था।
देहरादून में ठंड ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। इसी के चलते नगर निगम ने सर्द रातों में लोगों को राहत देने के लिए तैयारी तेज कर दी है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सभी जोन अधिकारियों को रैन बसेरों की स्थिति का जायजा लेने और उन्हें दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी शहर के मुख्य इलाकों के अलावा भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं जिन लोगों के पास ठहरने की जगह नहीं है, उनके लिए रैन बसेरों में गर्म कपड़ों और अन्य ज़रूरी सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही वन निगम से समन्वय बनाकर लकड़ियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि ठंड के दिनों में किसी को परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले उत्तराखंड के सैन्य धाम का लोकार्पण राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह पर नहीं हो सका। लंबे समय से चर्चाओं में रही इस परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी से करवाने की तमाम उम्मीदें थीं, लेकिन पीएम के देहरादून दौरे में सैन्य धाम शामिल नहीं रहा, जबकि 8,061 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। 4 धाम के बाद प्रदेश में 5वां धाम सैन्य धाम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में की थी। 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शिलान्यास किया था। अब धाम का काम लगभग पूरा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के वीर सैनिकों के सम्मान में भव्य स्मारक के रूप में विकसित करना है। उत्तराखंड सरकार सीमांत इलाकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत कई अहम कदम उठा रही है। सरकार का लक्ष्य न सिर्फ बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित करना है, ताकि पलायन पर रोक लगाई जा सके। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड के 91 गाँवों को चिन्हित किया गया है। इन गाँवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार रोजगार, पर्यटन, कृषि, बागवानी और पशुपालन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण और रोजगार दोनों के अवसर मिल रहे हैं। इस पर अनुराधा पाल, अपर सचिव ग्राम्य विकास, ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज में रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकार समर्पित रूप से काम कर रही है। वाइब्रेंट विलेज न केवल सीमांत सुरक्षा को मजबूती देगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा प्रदान करेगा। उड़न मार्ग पर सभी लोकल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हो गई हैं। पेट्रोल पाइपलाइन फटने से रेल यातायात ठप हो गई है। रेलवे प्रशासन ने घोषणा की है कि करजांडे खाड़कोपर से उड़न के बीच पाइपलाइन फटने के कारण रेल यातायात अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना आज सुबह 11:42 बजे घटी। सुरक्षा कारणों से खाड़कोपर से उड़न मार्ग पर चलने वाली सभी लोकल ट्रेनों की सेवाएं अगली सूचना तक बंद कर दी गई हैं। रेलवे प्रशासन के आदेशानुसार मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर जारी है। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर बोकारो के सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर 12 नवंबर से 18 नवंबर तक चलाया जाएगा। आज बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा के द्वारा फीता काटकर इस शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें बोकारो के सिविल सर्जन अभय भूषण ने सबसे पहले रक्तदान कर शिविर की शुरुआत की। उसके बाद काफ़ी लोगों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। उपायुक्त में बताया गया कि रक्तदान एक महादान है और हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने सिविल सर्जन की प्रशंसा करते हुए कहा, इनका शुरुआत में रक्तदान करना लोगों के लिए प्रेरणादायी होगा एवं उन्होंने बोकारो वासियों से अपील की कि वे बढ़ चढ़ के रक्तदान में अपनी भूमिका अदा करें। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने कुछ फिल्मी अंदाज में कहा कि खून के बदले खून, यानी खून की पूर्ति खून से ही की जा सकती है। इसका और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ना तो कोई दवा।
साहिबगंज गंगा पार आवागमन का मुख्य जरिया रही साहिबगंज मनिहारी अंतर्राज्यीय फेरी सेवा बीते 12 जुलाई से बंद है। लगभग 4 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी ये सेवा शुरू नहीं हो पाई है, जिससे रोजाना गंगा पार आने जाने वाले हजारों लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। फेरी सेवा बंद होने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर नावों से गंगा पार करने को मजबूर हैं। न केवल खतरा बढ़ गया है, बल्कि अब यात्रियों को सामान्य से कहीं अधिक किराया भी चुकाना पड़ रहा है। दरअसल असमय आई बाढ़ के बाद फेरी संचालक ने जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से परिचालन रोक दिया था। अब जबकि गंगा का जलस्तर सामान्य स्थिति में लौट आया है, फिर भी जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने से सेवा शुरू नहीं की गई है। इसी बीच गंगा में कई नाव हादसे भी हो चुके हैं। रामपुर दियारा के पास हाल ही में एक नाव पलटने से दर्जन भर लोग बाल बाल बचे, जबकि कुछ महीने पहले महाराजपुर घाट पर नाव डूबने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस लाइन स्थित सवायजपुर थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार के सरकारी आवास में एक बड़ी चोरी की वारदात हुई है। इस सनसनीखेज घटना की रिपोर्ट मंगलवार को शहर कोतवाली में दर्ज की गई। मिली जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार 9 नवंबर को अपनी सर्दी की वर्दी लेने के लिए हरदोई स्थित सरकारी आवास पर आए थे, जहां उन्हें कमरों की ताले टूटे और सामान बिखरा मिला। आशंका है कि चोर पीछे की दीवार फांदकर आवास में घुसे और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरी हुए जेवरों की कुल कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। गोमती नगर फ्लाईओवर पर सड़क हादसा, एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। आगे गाड़ी के ब्रेक लगने से पीछे कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे भीषण जाम लग गया। गोमती नगर से पॉलिटेक्निक की ओर जाने वाली फ्लाईओवर पर हुआ यह हादसा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल पर कुछ देर के लिए यातायात पूरा ठप हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हादसे के कारण कई राहगीर सहम गए और आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। नियमों की धज्जियां उड़ा सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड वाहन। शहर में तय मानक से कई गुना ज्यादा यात्री भरकर बेखौफ दौड़ रहे यात्री वाहन। ट्रैफिक कर्मियों के सामने से दर्जन भर से ज्यादा यात्री भरकर निकलता ई रिक्शा कैमरे में कैद। यातायात माह में प्रभारी की लापरवाही के चलते नहीं हो रहा नियमों का पालन। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रहे प्रभारी। टीएसआई लापरवाही बरतने वाले प्रभारी की गुपचुप हुई तैनाती बनी चर्चा का विषय। शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के सुभाष पुलिस चौकी के पास ट्रैफिक चेक पोस्ट के पास का है ये मामला। एसटीएफ और वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने 2 कछुआ तस्करों को किया गिरफ्तार। दोनों तस्करों के पास एक सेंट्रो गाड़ी और 197 कछुए बरामद किए गए। किशानी रेंज इटावा बॉर्डर से तस्करों को किया गिरफ्तार। कछुओं को तस्करी कर उत्तराखंड ले जा रहे थे दोनों तस्कर। इन तस्करों को कछुओं की सप्लाई उत्तराखंड देनी थी। दोनों तस्करों के खिलाफ वन विभाग कर रहा वैधानिक कार्यवाही। इसमें एक तस्कर बरेली और दूसरा तस्कर उधम सिंह नगर का बताया जा रहा है। गोवंश वध आरोपियों की खबरें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसी कतार में एक और खबर सामने आई है। कटघर पुलिस ने गोकशी की योजना बना रहे सलीम, नदीम और मौसीम को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपियों की फायरिंग के जवाब में पुलिस ने कार्यवाही की। इनके कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और गोवध के उपकरण बरामद हुए हैं। 4 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।
पीलीभीत के पूरनपुर टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में मानव वन्य जीव संघर्ष का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को बाराही रेंज की नवदिया बीट में बाघ ने खेत में काम कर रहे एक किसान पर हमला कर दिया, उसकी जान ले ली। हमले के बाद बाघ किसान के शव को घसीटकर जंगल के अंदर ले गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम ने गुरुवार सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान शव बरामद किया। खेत पर काम करने गया था किसान। घटना टांडा छत्रपति गांव का है। यहां रहने वाले छोटे लाल पुत्र खेमकरण बुधवार सुबह रोज की तरह अपने खेत पर काम करने गए थे, जहां पर यह हादसा हुआ। यूपी के हमीरपुर जिले में आज किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। किसान यूनियन ने किसानों से संबंधित विभागों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है और जब तक मांगे पूरी ना हो तब तक ना हटने का ऐलान किया है। धर्मेंद्र बुधवार की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच चुके हैं। अब उनका इलाज घर पर ही हो रहा है। वहीं हेमा मालिनी ने सुभाष के झा से धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर बात की। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए आसान वक्त नहीं रहा है। धर्म जी की हेल्थ हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। उनके बच्चों की नींद उड़ी हुई है। मैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कमज़ोर नहीं पड़ सकती, लेकिन हाँ, मुझे खुशी है कि वह घर वापस आ गए हैं। हमें राहत है कि वो अस्पताल से बाहर आ गए हैं। उन्हें अपनों के बीच रहने की ज़रूरत है। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना करें। भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले शुभमन गिल एंड टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर प्लेयर बाहर हो गया है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हुए थे। उनकी फिटनेस को लेकर सवाल थे। हालांकि वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं, लेकिन सहायक कोच ने कहा कि जुरैल का खेलना तय है, इसलिए नीतीश पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।